हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे आई एम स्टार्टिंग चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये जो चैप्टर है बच्चों, वन गो में होगा, वन शॉट में होगा। और इसके बाद कंटिन्यूअसली साइंस के और मैथ्स के वन शॉट चैप्टर्स आपके लिए आते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो बच्चों, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है, स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ये तो पता ही होगा कि हमारा जो भी हम लोग जहाँ जिस एनवायरमेंट में रहते हैं या जिस दुनिया में रहते हैं, वी कम अक्रॉस सेवरल थिंग्स। हमारे मतलब आसपास इतनी चीजें पाई जाती हैं, लाइक एडिबल्स होते हैं कुछ चीजें, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। कुछ जैसे कोई भी पदार्थ है या कोई भी सब्सटेंस है, उन सभी चीजों को बच्चों तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है कि एसिड्स हो सकती हैं, बेसिस हो सकती हैं, या सिंपल सॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। एसिड्स हो सकते हैं, बेसिस हो सकती हैं सभी चीजें, और सिंपल सॉल्ट्स हो सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे एसिड से और सॉल्ट्स पर जाकर इस चैप्टर को ओवर कर देंगे वन गो में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एसिड से बच्चों। सबसे सिंपल जो एक डेफिनेशन आपको तैयार रखनी है, जो इसकी मेन फॉर्मल डेफिनेशन होती है, वो भी थोड़ा सा बाद में करेंगे। लेकिन अगर सिंपली आप एसिड्स को समझना चाहें सिंपल वर्ड्स में कि व्हाट आर एसिड्स, तो सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सावर, सावर भी बोलते हैं, सोर भी बोलते हैं, ठीक है। सावर इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है। तो जो सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं, ठीक है, उन सब में एसिड पाया जाता है, ठीक है। उन सब में एसिड पाया जाता है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे, कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को या लिटमस सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। वो सब्सटेंसेस एसिड होते हैं। एंड रिएक्ट विद बेसिस, और एसिड्स वो भी होते हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। तो एसिड, सिंपली एसिड के बारे में अभी हमें क्या पता चला है, एक तो वो खट्टे होते हैं, सावर होते हैं, ठीक है। ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, रेड में चेंज कर देंगे। एंड बेसिस के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देंगे। अब ये न्यूट्रलाइज क्या है, ये हम थोड़ा सा चैप्टर में जब आगे पहुंच जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें कर लेते हैं। अब एसिड्स, जो कुछ ऐसे कॉमन एसिड्स हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में, यानी कि डेली में, डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं। लाइक हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन सबको इलेबोरेटेड फॉर्म में अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कुछ कॉमन एसिड्स जो हमें पता होने चाहिए। HCl एसिड, ये लैब्स में भी यूज होता है, और ये कुछ अमाउंट में हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। ये काम क्या करता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर इससे पहले जो हमने किया हुआ है, ठीक है। कुछ मैंने क्वेश्चंस वगैरह कराए हैं उसमें। बाकी ये सिंपल बात है कि जो पेट में कीटाणु वगैरह चले जाते हैं उनको मारने में भी ये काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर एसिटिक एसिड का आपका ध्यान रखना है। एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये क्या होता है, विनेगर, ठीक है। जो सिरका होता है उसको एसिटिक एसिड कहते हैं, और ये खाने में भी यूज होता है, कुकिंग में भी यूज होता है। और प्रिजर्वेशन, फूड के प्रिजर्वेशन में भी, जैसे प्याज वगैरह काट के डाल लेते हैं तो काफी काफी समय तक चल जाता है। क्लीनिंग वगैरह में भी काम आ जाता है, ठीक है। क्लीनिंग का आप इसको यहाँ पे रहने दीजिए बच्चे, ठीक है। क्लीनिंग का आपको एसिटिक एसिड को नहीं यूज करना। वैसे कर लेते हैं कि कोई बर्तन वगैरह, कहते हैं ना कि वो काला काला सा कुछ जमा हुआ है तो विनेगर से साफ हो जाएगा, ऐसे मानते हैं, ठीक है। कुछ कुछ हो भी जाता है। बाकी आप कुकिंग में और फूड प्रिजर्वेशन में इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये मिलता है, जो आप कोक वगैरह पीते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये कार बैटरीज वगैरह में सल्फ्यूरिक एसिड्स को किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बात है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी तैयार रखना है, एक्सप्लोजिव्स में और मेकिंग फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एसिड्स का क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, एसिड्स को जो है थ्री तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। कितनी तरीके से, थ्री तरीके से हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया है। पहला तो बेस्ड ऑन द सोर्सेज। सोर्सेज मतलब वो कहाँ से हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक तो इस बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है। दूसरा बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक एसिड है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन आयोनाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक यहाँ पर आ गया। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड को भी आप स्ट्रॉन्ग और वीक में ही मान सकते हैं। अभी बात करेंगे कैसे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक से मतलब जिसमें ज्यादा एसिडिक की मात्रा है, या एसिडिक बस बहुत हल्का हल्का सा प्रेजेंट है, खा तो सकते नहीं है, बट हाँ एसिड कहते हैं ना। जैसे भाई एक ग्लास ले लिया, एक ग्लास में सारा 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 बहुत सारा एसिड भर दिया, उसी ग्लास में पानी भी है बहुत सारा,
थोड़ा सा HCl और डाल दिया, तो पीने के तो काम ये अभी भी नहीं आएगा, बट हाँ ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, ये थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। सब कुछ अभी इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल और मिनरल एसिड्स पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, नेचुरल एसिड्स जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो एडिबल होते हैं। एडिबल मतलब हम उनको खा सकते हैं, हमें नेचर से मिल जाते हैं। नेचर से कहने का मतलब क्या है, प्लांट्स में, फ्रूट्स में, वेजीज में, इन सब में ये हमें मिल जाते हैं। ठीक है, लेमन जूस में जैसे आपको पता ही है, ठीक है, सिट्रिक एसिड वगैरह जो भी मिलता है, ये सारी चीजें हो गई। अभी ये सब आगे आएगा किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी मिनरल एसिड्स बच्चे जो वो होते हैं जो साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, सिंथेटिक इनको बोल सकते हैं, लैब्स वगैरह में प्रिपेयर होते हैं। फाइन। अब बात आ जाता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था। देखिए बच्चों, अगर हमने कोई सोल्यूशन लिया, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही वर्क कर पाते हैं। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में ही वर्क कर पाते हैं। अभी आगे पता चलेगा क्यों, थोड़ा सा मैं फिर भी बता देती हूँ। क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में एसिड हो या बेस हो, अपना H+ आयन मतलब एसिड्स, और अगर बेस है तो OH- आयन ये रिलीज कर देते हैं। इसके बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में ये अपना H+ आयन जो है रिलीज कर देता है। ठीक है, रिलीज कर देता है। ठीक है ध्यान, तो एसिड जो है वाटर की प्रेजेंस में ही वर्क कर पाते हैं। अब बैक आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, ये टॉपिक अभी आगे डिस्कस होगा। हम बैक आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। कंसंट्रेटेड जो होते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिनमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड बहुत ज्यादा होता है और वाटर बहुत लेस होता है, वाटर बहुत कम होता है। और डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं बच्चों जिसमें वाटर बहुत ज्यादा हो और थोड़ा सा इसमें एसिड मिला दिया, थोड़ा सा इसमें एसिड मिला दिया। लाइक एक ग्लास लिया आपने, उसमें बहुत सारा पानी है, बहुत सारा, और उसमें बहुत थोड़ा सा हमने एसिड 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 मिला दिया, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। इस बात को ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग और वीक जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पानी मिला दिया तो ये वीक हो गया हम इसे खा जाएंगे, बस उसकी डाइल्यूशन कर दी हमने, उसको हमने हल्का कर दिया। ठीक है, वीक एसिड्स वो होते हैं जो हम इजीली खा सकते हैं, हमें प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं। अब इसी के साथ बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, मैं क्वेश्चन साथ में बताती जाऊंगी कि आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे यहाँ हम बात करते हैं इन दोनों की, कॉन्सेंट्रेटेड के और डाइल्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स मतलब एसिड को जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, एसिड्स को जब हम डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स शुड बी डन बाय मिक्सिंग एसिड इन वाटर। मतलब अगर हमें किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वाटर को एसिड में मिलाएं या एसिड को वाटर में मिलाएं। ठीक है, या एसिड को वाटर में। वो कह रहे हैं ये वाला मेथड हमें अपनाना चाहिए, एसिड को वाटर में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर पहले मैं आपको समझा देती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि आपको एग्जाम में लिख के क्या आना है। देखो बच्चों, जो एसिड्स होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, जब उनमें पानी ऐड किया जाता है, मतलब जब उनमें वाटर ऐड किया जाता है, तो अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। ये होता है हीट का साइन, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, पानी मिलाने का जो प्रोसेस है एसिड में, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो जब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी तो भापें भी निकलेंगी। ठीक है, गैसेस वगैरह निकलेंगी, जो भाप निकलती है, और एसिड जो है एकदम से हमारे ऊपर स्प्लैश हो सकता है, हमारे कपड़ों पे स्प्लैश हो सकता है। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम से हीट निकलेगी तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। अब इसका आंसर आप एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? You will write because dilution of acids is highly exothermic, यानी कि एसिड्स का अगर हम डाइल्यूशन करें तो वो हाईली एक्सोथर्मिक है। If we add water to acid, a lot of heat is produced, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, by which acid can splash on our hands or clothes. एसिड जो है हमारे हैंड्स पर या क्लोथ्स पर स्प्लैश हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब अगर डाइल्यूशन ऐसे नहीं करनी तो फिर कैसे करनी है, उसके लिए भी आपको लिख के आना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके लिए आप मेंशन करके आएंगे सो, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे सो डाइल्यूशन शुड बी डन बाय एडिंग एसिड टू वाटर स्लोली एंड
स्टरिंग मतलब धीरे धीरे उसको घुमाते रहना है कंटिन्यूअसली, सो दैट द रिलीज्ड हीट गेट्स अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर, कि अगर कोई हीट रिलीज भी होती है तो क्योंकि पानी में आप एसिड डाल रहे हो, हीट अगर निकली भी तो पानी उसको वहीं के वहीं पे अब्सॉर्ब करता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है डाइल्यूशन का एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है बहुत। नाउ लेट्स कम टू फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स का मतलब क्या है, यहां से आपका एग्जैक्टली एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं वो आपको एग्जैक्टली पता चलेंगे इन योर साइंटिफिक वे। मतलब जैसे कि अभी हमने कहा खट्टे हैं, बट एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता ना कि एसिड्स क्या होते हैं। देखिए अब एसिड्स इज अ सब्सटेंस, एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। मतलब एसिड जो होती है वो चीजें होती है कि जब पानी में उनको डिजोल्व किया जाए, यानी कि पानी में उनको मिलाया जाए, तो वो अपने H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं वो अपने H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। एसिड्स हो या बेसिस हो अपने आयंस रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम बेसिस की बात बाद में करेंगे। एसिड्स में सभी एसिड्स में H प्लस आयन कॉमन होता है, ध्यान रखना। जितने भी दुनिया में एसिड्स हैं सब में क्या होता है H प्लस आयन, ठीक है, तो सब में क्या होता है H प्लस आयन। तो ये अपना H प्लस आयन रिलीज करते हैं जब पानी में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि पानी मिला दिया जाए। इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोशिएट्स इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। मतलब पानी के मिलते ही HCl एसिड जो है वो H प्लस में और Cl माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। H2SO4 जो है वो H प्लस में और SO4 2 माइनस, यानी कि आपने ये 2 माइनस, ठीक है, इसको हटा दीजिए 2 माइनस, मतलब ये भी आयंस में डिसोशिएट हो गया। तो पानी में मिलते, ध्यान रखना है एसिड जो वर्क करते हैं या बेसिस जो वर्क करते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही करते हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो आयंस नहीं टूटेंगे, आयंस नहीं टूटेंगे तो ना अपने ये अपना ना एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाएंगे ना बेसिक कैरेक्टर, कोई भी सब्सटेंस शो कर पाएगा। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी करेंगे। अब टाइप्स ऑफ एसिड्स का आपको ध्यान रखना है बच्चों। टाइप्स ऑफ एसिड्स जो हमने पढ़ा है इससे पहले, वो हमने पढ़ी किस तरीके से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। बाकी दो बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ एसिड्स तैयार करने हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, प्लांट से या एनिमल से भी, जैसे लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है, ठीक है, तो हमें जो नेचुरली मिलते हैं और एडिबल भी होते हैं साथ में, ध्यान रखना। मिनरल एसिड्स जो अर्थ क्रस्ट पर मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट पर मिनरल्स पाए जाते हैं उससे मैन मेड जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो लैब्स वगैरह में प्रिपेयर होते हैं वो पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं जो हम खाते हुए हैं, याद रखेंगे। तरीके से ध्यान कर लेंगे। एसिड्स की प्रॉपर्टीज पहले फिजिकल पढ़ लेते हैं। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, ठीक है, ये जो होते हैं खट्टे होते हैं। एसिड्स और इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स का टॉपिक अभी लास्ट में, मतलब लास्ट से थोड़ा पहले इंडिकेटर्स पूरा चलेगा बहुत अच्छी तरीके से, जो आपको तैयार करना है इंडिकेटर्स। अभी हल्का हल्का सा देख लेते हैं कि एसिड्स और इंडिकेटर्स में आपस में क्या रिलेशन है। तो एसिड्स जो है लिटमस पेपर को कैसा चेंज कर देते हैं, ब्लू से रेड कर देते हैं। फिनोलेफ्थलीन में कलरलेस, ठीक है, फिनोलेफ्थलीन खुद कलरलेस होता है, एसिड कोई उस पर इफेक्ट नहीं करता, उसको ऐसे ऐसे ही रहने देता है कलरलेस ही। मिथाइल ऑरेंज बच्चों ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है, इसको रेड बना देते हैं एसिड। टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक येलो कलर की होती है, ठीक है, इंडिकेटर्स अभी बाद में पूरा पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हल्का हल्का सा थोड़ा सा देख लेते हैं। डज नॉट चेंज द कलर, रिमेन्स येलो, ध्यान रहेगा। अब आते हैं एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स जो है कोरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है, एसिड्स जो है कोरोसिव होते हैं नेचर में एंड आर कैपेबल ऑफ डैमेजिंग मैनी मटेरियल्स, कैपेबल होते हैं बहुत सारे मटेरियल्स को डैमेज करने के। तो एक तो कोरोसिव है नेचर में, इससे रिलेटेड ये पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है कि पिकल्स वगैरह जो हैं या खट्टी चीजें जो हैं वो हम कभी भी मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते हैं, सिरेमिक वगैरह में यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्यों? तो यहाँ पर क्योंकि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, क्योंकि एसिड्स जो है कोरोसिव होते हैं। दिस इज ऑल्सो वाई एसिड्स नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, दे कैन डैमेज द मेटल कंटेनर। एक तो मेटल कंटेनर को डैमेज कर देंगे, सेकेंडली यहाँ पे लिखेंगे दे फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड्स। अगर कोई खाने की चीज जो हमने रख दी है, ठीक है, खाने की चीज मान लिया अचार है, ठीक है, जैसे पिकल होते हैं, ठीक है, पिकल को अगर आप बहुत दिन तक
मेटल कंटेनर में रखोगे, ठीक है, यानी कि स्टील के बर्तन में, एक तो बर्तन खराब हो जाएगा, ऊपर से पिकल भी खराब हो जाएगा, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पॉइजनस कंपाउंड बन जाते हैं। तो अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि वाई पिकल या फिर कोई भी सोर सब्सटेंसेस, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंसेस आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज सबसे पहले लिखेंगे दे कैन डैमेज द कंटेनर, ऑल्सो दे विल फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड्स, ठीक है, ऑल्सो दे विल फॉर्म, देयरफॉर दे आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, दे और सिरेमिक कंटेनर्स विच, और ये सिरेमिक में यूज हो सकते हैं, सिरेमिक होता है, ठीक है, उन्हें पहले जमाने में चीनी के बर्तन बोलते थे, एग्जैक्टली चीनी नहीं पर कुछ पत्थर पत्थर जैसा होता है, ठीक है, सिरेमिक में कर सकते हैं क्योंकि उससे एसिड पे सिरेमिक पे कोई असर नहीं होता, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अभी मैंने एक क्वेश्चन भी बोला था लास्ट स्लाइड में कि मैं अभी वो कराऊंगी आपको। ओके बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर विदाउट वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, बिना पानी की एब्सेंस में, मतलब पानी नहीं होने पर वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो आप आंसर क्या लिख के आएंगे, क्वेश्चन आएगा व्हाई एसिड्स डू नॉट शो देयर एसिडिक कैरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्या आएगा, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो इसमें आप एग्जाम में लिख के आएंगे because in the absence of water, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, absence of water, एसिड के बारे में है या बेस के बारे में है, they do not get dissociate, they do not get dissociate into आयंस, मतलब आयंस में चेंज नहीं होंगे, ठीक है, आयंस में नहीं बदलेंगे या नहीं ब्रेक होंगे, देयरफॉर जो भी आपसे पूछा हो कि अपना एसिडिक कैरेक्टर पानी में शो नहीं करते या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो दोनों में आपको यही आंसर लिख के आना है, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखनी है बात। Now let's move on to chemical properties of acids. Acids की chemical properties कौन कौन सी होती है उनको हम याद कर लेंगे अभी के अभी साथ में पढ़ते पढ़ते। Acid reacts with metal to form hydrogen gas. Acid जो है metal के साथ react करेंगे तो salt तो बनेगा ही बनेगा। बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इस गैस के लिए बच्चों एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको सभी को याद करना है कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस कैसे पता चलती है, जब उसके पास बर्निंग कैंडल को लेकर आया जाता है, जब हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल को लेकर आया जाता है या कोई भी मैच स्टिक को लेकर आया जाता है, तो जो है बबल्स जो होते हैं वो पॉप साउंड, जहां भी पॉप साउंड का आपको आ जाए एग्जाम में, आप समझ लेना हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, ठीक है। इस चैप्टर से अभी आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं बच्चों, वो मैंने इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसके सेपरेट बिल्कुल वीडियो मैंने सारी एक्टिविटीज की, फर्स्ट चैप्टर की भी सेकंड चैप्टर की भी सारी एक्टिविटीज की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, उनको आप जरूर कर लेना, एक्टिविटीज में से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। चलो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने एक एग्जाम्पल के साथ बता दिया है, लाइक Zn और H2SO4, ठीक है, कोई भी एसिड ले लिया, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जो है H2 गैस बनेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और इसका ध्यान रखेंगे पॉप साउंड, जहां भी वर्ड आ गया, ये इसके बबल जो है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब बर्निंग कैंडल इनके पास लेके आई जाती है। दूसरी बात देख लेते हैं, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कह सकते हैं या बाइकार्बोनेट्स, एक ही बात है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या बाइकार्बोनेट। तो एसिड जो है मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है या वो रिलीज होती है। तो अगर एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, देन सॉल्ट इज फॉर्म्ड, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, वाटर भी बनता है, एंड द गैस इज CO2 गैस इज रिलीज, ध्यान रखना, ठीक है। दो आपको एग्जांपल यहाँ पर दे दिए हैं, यहाँ पर HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दिए, यहाँ पर HCl की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दिए, NaCl सॉल्ट बनाया दोनों केसेस में, ठीक है, H2O बना है यानी कि वाटर बना है, और CO2 गैस का ध्यान रखेंगे, CO2 गैस के लिए जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए टेस्ट था, इसी तरीके से CO2 के लिए भी टेस्ट है। CO2 के लिए क्या टेस्ट है, जब उसको स्लेक्ड लाइम के ऊपर, ठीक है, या लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर के ऊपर, लाइम वाटर ध्यान रखेंगे, स्लेक्ड लाइम नहीं,
लाइम वाटर में से जब इसको पास कराया जाता है। स्लेक्ट लाइम और लाइम वाटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम स्लेक्ट लाइम को जैसे पानी में मिला दिया, ठीक है, तो नीचे जो बैठ गया वो तो अलग चीज है, जो ऊपर पानी बचता है ना बच्चों, ये इसको हम लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, तो एक ही बात, एक तरीके से आप फॉर्मूला एक ही है। लाइम वाटर में जब CO2 गैस को पास कराया गया, लाइम वाटर में जब CO2 गैस को पास कराया गया, तो इट टर्न्स मिल्की, वो मिल्की चेंज हो जाती है। इससे पता चल जाता है हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने पास कराया है। अगर आपसे पूछे ना कि भाई लाइम वाटर है और लाइम वाटर पे कौन सी गैस पास कराई गई कि वो मिल्की चेंज हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे अगर प्रेजेंस पूछे कि कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है किसी भी रिएक्शन में, हम क्या करते हैं, उसको लाइम वाटर से पास कराते हैं और वो मिल्की चेंज हो जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिल्की क्यों चेंज होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई डज इट गेट चेंज इनटू मिल्की। ठीक है, मिल्की कलर में क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, जैसे ही लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वो मिल्की चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी जाए, मतलब इतनी तो कराई आपने, अगर और कार्बन डाइऑक्साइड आप देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए, तो क्या होगा, तो उसके बाद आपको क्या याद रखना है, एक तो ये तो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, ये कंपाउंड आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो बात आपके एग्जाम में आएगी वो आएगी कि मिल्कीनेस डिसअपियर, मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाती है। पेपर में आता है क्वेश्चन कि क्या होगा अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पास कराई जाए, यहाँ पर लाइम वाटर पर, तो आप बोलोगे उसकी जो है मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, याद रखेंगे। फिर एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी अलग से टॉपिक है इसका। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो है बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये बेसिस होते हैं, अभी पूरा चलेगा आगे, ठीक है टॉपिक। एसिड जो है बेसिस के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये भी याद रखने हैं पेपर में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो गई एसिड्स की प्रॉपर्टीज सारी ओवर। थोड़ा सा बेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, कॉमन बेसिस जो होते हैं, ठीक है, पहले बेसिस को हम थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक तो बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, बिटर टेस्ट होता है बेसिस का, एसिड्स का सावर होता है, तो बेसिस का क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। और ये ऑपोजिट होते हैं एसिड्स के, एसिड्स खट्टे होंगे, ये कड़वे होंगे, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ कुछ ऑपोजिट होती हैं। बाकी कुछ बेसिस आप ध्यान रखेंगे, जैसे सोडियम NaOH है, कास्टिक सोडा वॉशिंग सोप्स में, ठीक है, वॉशिंग सोप बनाने में काम आता है। KOH का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी बाथिंग सोप में, पोटाश वगैरह में, ठीक है, पोटाश होता है, इसको पोटाश बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका, ठीक है, लाइम वाटर, व्हाइट वॉश वगैरह में यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एसिडिटी में काम आता है, ठीक है, एंटासिड है ये। एंटासिड कौन सी चीजें होती है बच्चों, एंटासिड वो चीजें होती है जो एसिडिटी को खत्म करने में काम आते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक एंटासिड है, जब हमें एसिडिटी होती है तो हम इसको खा भी सकते हैं, ठीक है, हम इसको खा भी सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हेयर डाइज में। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, जिनको आप यूजेस तैयार कर लें, ठीक है। अब बेस क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे एसिड H+ आयंस रिलीज करते थे, ऐसे बेसिस क्या रिलीज करते हैं बच्चों, OH-। तो OH वाली जो चीजें हैं, ठीक है, ये होती हैं बेसिस। अ बेस इज अ सब्सटेंस विच फर्निशेस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, व्हेन, या इसको आप विच डिसोशिएट्स कर दो, ठीक है, विच डिसोशिएट, ठीक है, या विच रिलीज कर दो सिंपल लैंग्वेज में। अ बेस इज अ सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में डिसॉल्व होंगे। ये इस तरीके से NaOH है तो Na+ में और OH- में हो जाएगा। इसकी एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है पेपर में, ठीक है, कि अल्कलीज क्या होते हैं, व्हाट आर अल्कलीज। तो अल्कलीज मींस वाटर सोल्यूबल बेसिस, पेपर में इतना भी लिख के आ सकते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस या द बेसिस व्हिच कैन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, आर कॉल्ड अल्कलीज। तो ये NaOH भी एक अल्कली है। अब बेसिस की क्लासिफिकेशन जैसे एसिड की थी, ऐसे बेसिस की क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो कुछ बेसिस सोल्युबिलिटी पे कर लेते हैं और कुछ की आयोनाइजेशन कैपेसिटी पे। तो सोल्यूबल बेसिस जैसे कि अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको क्या बोलते हैं, इनको अल्कलीज भी बोलते हैं, अल्कलीज, ठीक है, ये अल्कली नहीं होते, ये डिसॉल्व नहीं होते, ठीक
है, हैं ये भी बेसिस पर ये डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल बेसिस हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कास्टिक सोडा वगैरह है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये वीक बेसिस होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, थोड़ा फिजिकल वाली जल्दी जल्दी करेंगे, केमिकल वाली थोड़ा धीरे धीरे से करेंगे। बेसिस यूजुअली आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, कड़वे होते हैं। बेसिस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स, एसिड्स के ऑपोजिट होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सोपी टू टच, ठीक है, चिकने चिकने से सोपी जैसे होते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, जो बेसिस पानी में घुल जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स, ठीक है, कुछ मेटल्स के साथ बेसिस रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे, ठीक है, कुछ के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड की तरह सबके साथ नहीं करते। तो बेसिस ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है, कुछ मेटल्स कर लेते हैं। अभी इनकी रिएक्शंस भी आगे आएंगी। बेसिस रिएक्ट विद एसिड, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और ये रिएक्शंस अभी हमने बात की थी कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनकी रिएक्शन अभी आगे करते हैं, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, यानी कि जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं, देखो बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, जो बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, लाइक कास्टिक सोडा है, ठीक है, वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये कॉस्टिक सोडा होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम जिंकेटिक सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, लाइक ये कोई बेस है, ठीक है, ये बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बना, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बना रहा है, ठीक है बच्चों, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पर देखिए HCl की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई गई। पेपर में आ जाएगा कि HCl की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ क्यों कराई गई, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि कार्बोनेट वाली चीजों में से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि हम ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं ना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम किसी, ठीक है, बेस से रिएक्ट कराए तो क्या होगा। अब इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में बेस ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ रिएक्ट कराई गई, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये मिल्की चेंज हो जाएगा, ये मिल्की चेंज हो जाएगा, जो अभी हमने एक्टिविटी की अभी बात की थी कुछ देर पहले। अब यहाँ पर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस एक्टिविटी में आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कराई जा रही है HCl और सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करा के, ठीक है, HCl और सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कराई जा रही है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इस बेस में, ठीक है, पास कराई जा रही है और यहाँ पर मिल्की चेंज हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। ये बात जो अभी हमने पहले डिस्कस करी थी, ये उसका एक छोटी सी यहाँ पर एक्टिविटी फॉर्म मैंने दे दी है, ठीक है बच्चों। अब डिफरेंसेस बिटवीन एसिड और बेस, एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंस है, ये H+ आयन में डिसोसिएट होंगे, ये OH- में, सावर टेस्ट, बिटर टेस्ट, ठीक है। पीएच अभी नहीं करा रही हूँ, पीएच थोड़ी देर के बाद कराऊंगी, ठीक है, पीएच बस अभी इतना याद रख लेंगे, इट हैज वैल्यू लेस देन 7 और ये मोर देन 7, ठीक है, इनकी पीएच के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जितने ज्यादा H+ आयन होंगे उसके हिसाब से पता चलता है कि एसिडिक है चीज, कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ठीक है। इसी तरीके से बेसिस जो है OH- पर डिपेंड करता है, कम OH- है, ज्यादा OH- है तो कैसा बेस है। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड को, रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, ब्लू को। फिनोलेफ्थलीन में एसिड कुछ काम नहीं करते, कलरलेस ही रहता है फिनोलेफ्थलीन। ये पिंक बेसिस जो है इसको पिंक चेंज कर देते हैं, फिनोलेफ्थलीन जो एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन कौन सा, कलरलेस होता है, उसको पिंक चेंज कर देते हैं, ये इंडिकेटर्स टॉपिक में आएगा। मिथाइल ऑरेंज जो है, ठीक है, तो ये ऑरेंज ही होता है बच्चों, यहाँ पे येलो इसको मेंशन मत करना, ठीक है, इसको ऑरेंज ही रखना, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज को रेड में चेंज कर देता है और यहाँ पर येलो में, ठीक है। ये कहीं कहीं ना किसी किसी बुक में बच्चों मिथाइल ऑरेंज को येलो भी बता रखा है और किसी किसी बुक में ऑरेंज भी बता रखा है, लेकिन बेसिकली आप इसको ऑरेंज ध्यान करके रखेंगे। एसिड्स आर यूज्ड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, ड्रिंक्स वगैरह में, बैटरीज वगैरह में यूज होते हैं, और ये एंटासिड्स, सोप,
डिटर्जेंट। एंटासिड की बात आ गई है, पेपर में आएगा क्वेश्चन कि व्हाट आर एंटासिड्स। तो एंटासिड्स आर द सब्सटेंसेस which are opposite to bases, which are opposite to bases, ठीक है। they neutralize base, वो bases को क्या करते हैं, which are, सॉरी एंटासिड्स, हाँ व्हाट आर एंटासिड्स, मैं थोड़ा जल्दी में बोल गई हूँ। एंटासिड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर सिमिलर टू बेसिस, ठीक है, एंड व्हिच आर ऑपोजिट टू एसिड्स। ये एसिड के ऑपोजिट होते हैं बच्चे, ठीक है, ये एसिड के ऑपोजिट होते हैं। दे कैन बी ईटन व्हेन वी फील एसिडिटी, जब हम एसिडिटी फील करते हैं तो ये हम खाते हैं, ठीक है, तो हम ये खाते हैं। या और दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं, एंटासिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन द मेडिसिन्स टू ट्रीट एसिडिटी। एसिडिटी को ट्रीट करने में जो मेडिसिन्स बनती हैं, ठीक है, उनमें ये एंटासिड्स यूज होते हैं। तो जो मैंने बोला है ना उसको आप लिख लो, ठीक है। फर्स्ट लाइन में मैंने थोड़ा सा उसको ऑपोजिट बोल दिया था, तो जो मैंने बोला है उसको आप अच्छी तरीके से क्या करेंगे, अच्छी तरीके से उसको लिख लेंगे इस डेफिनेशन को। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बच्चों, बहुत ज्यादा। व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड्स और बेसिस जब मिल जाते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं कि ये रिएक्शन कैसी हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो व्हेन एसिड्स react with bases, when acids react with bases they neutralize each other, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। this reaction is called neutralization reaction, this reaction is called neutralization reaction. when acid and bases react with each other they neutralize the effect of each other, this is called neutralization reaction. तो acid प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर। यहां से ये वाला एग्जांपल, ये दो एग्जांपल आपको दे दिए हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, ठीक है बच्चों। आ जाते हैं अब इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स टॉपिक आपका चलेगा, छोटा सा बहुत ज्यादा टॉपिक है। अगर इसको आपको बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना है, बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना है बच्चों, तो वीडियो अपलोडेड है इंडिकेटर्स के नाम से, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर कर लेते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। Indicators are the substances that change their color, smell or some other property when added to acid or base. मतलब indicators वो चीजें होती हैं, वो substances होते हैं जो या तो अपना कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है, या अपनी स्मेल चेंज कर लेंगे, ठीक है, या कोई और प्रॉपर्टी होगी, या अपनी स्मेल चेंज कर लेंगे जब उनमें एसिड या बेस मिलाए जाएंगे। जैसे अभी हम बात किसकी कर रहे थे, मिथाइल ऑरेंज की। हम कह रहे थे ना मिथाइल ऑरेंज बेस में येलो हो जाता है और एसिड में रेड हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या हुआ, इंडिकेटर हुआ, वो एक ऐसा सब्सटेंस हुआ जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में खुद को बदल लेता है, ठीक है, उस पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई ना कोई फर्क पड़ता है। तो एसिड या बेस पर नहीं पड़ेगा बच्चों, इंडिकेटर में चेंज होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस that change their color, smell or some other property when added to acid or base. They help to identify, वो क्या help करते हैं, they help to identify whether a solution is acidic or basic, कि कोई जो solution है वो acidic है basic है, वो इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आप तैयार कर लेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर में पाए जाते हैं, जो मैन मेड नहीं है, जो नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज से निकाले जाते हैं, प्लांट से, फ्लावर से। कुछ एग्जांपल है जैसे लिटमस है, लिचन नाम के एक पेड़ से, ठीक है, लाइकन भी बोलते हैं बहुत लोग, लीचन भी बोलते हैं, उस प्लांट से निकलता है, ठीक है। एसिड में रेड हो जाता है और बेसिस में ब्लू, वैसे ये पर्पलिश कलर का होता है, ठीक है, पर्पलिश कलर का होता है, बट लैब्स वगैरह में इसको दो चीज में बांट दिया जाता है, या दो चीज में इसको, एक रेड लिटमस पेपर में, ठीक है, एक इसको हम रेड लिटमस पेपर बना देते हैं और एक को बना देते हैं बच्चों ब्लू लिटमस पेपर, एक को बना देते हैं ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये कैसे चेंज करते हैं अभी आ जाएगा आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी आपको लिटमस के बारे में पता क्या होना चाहिए, एक तो पर्पल सॉल्यूशन होता है, ये लैब्स में इन दो कलर्स में हमें पाया जाता है, ठीक है, और एसिड में रेड जो है ब्लू से रेड हो जाता है और बेसिस में रेड से ब्लू हो जाता है, ध्यान रखेंगे। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो खुद तो येलो है, ठीक है, खुद कैसी है ये येलो है,
एसिड में ध्यान रखना, एसिड में भी ये येलो ही रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिस में ये रेडिश ब्राउन हो जाती है, बेसिस में ये रेडिश ब्राउन आ जाती है। इससे एक रिलेटेड आता है पेपर में क्वेश्चन कि व्हेन वी रब सोप टू करी स्टेन्स इन आवर शर्ट, ऑन आवर शर्ट, हमारे शर्ट पे जो करी स्टेन होते हैं यानी कि सब्जी के दाग होते हैं, जब उसपे सोप इज रब्ड, जब उसपे सोप रब होती है तो व्हाई इट गेट चेंज इनटू रेडिश ब्राउन। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको आंसर में लिखना है बिकॉज सोप इज बेस, सोप जो है एक बेस होता है, ठीक है, उसके अंदर बेसिस पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई व्हेन बेस रिएक्ट विद टर्मरिक देन रेडिश ब्राउन कलर अपीयर्स, रेडिश ब्राउन कलर अपीयर हो जाता है। इसको लिख लो एक कॉपी में, साथ में कॉपी रख के बैठो, जैसे कि थोड़ा थोड़ा आप लिख भी सको। चाइना रोज का ध्यान रखेंगे, हिबिस्कस को बोलते हैं चाइना रोज, ठीक है, हिबिस्कस को क्या बोलते हैं, चाइना रोज, और इसके कलर चेंज मैंने यहाँ पर आपको दे दिए, अच्छे से लर्न कर लेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नेचुरल अभी हमने पढ़ लिया, अब करते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक जो है लैब्स वगैरह में प्रिपेयर होते हैं, दो ही आपके सिलेबस में, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन खुद कलरलेस होता है, ठीक है, एसिड में भी कलरलेस रहता है, पिंक हो जाता है बेस में, पिंक हो जाता है बेस में। मिथाइल ऑरेंज की अभी हमने बात कर ली थी। आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर सब्सटेंसेस दैट चेंज स्मेल इन एसिड और बेस, ये जो है एसिड या बेस में अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। अनियन, वनीला, ठीक है, क्लोवर, लौंग का तेल, ये ध्यान रखेंगे। अब इनमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि एसिड्स में इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इनकी स्मेल होती है वो एसिड एज इट इज रहती है। जो अनियन की स्मेल एसिड में सेम रहेगी, वनीला में सेम रहेगी, क्लोव में, ठीक है, बिल्कुल कोई मतलब कोई वो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं होगा। बेसिस में इनकी स्मेल खत्म हो जाएगी, ठीक है, बेसिस में। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया, सिर्फ बेसिस में इनकी स्मेल खत्म होगी, एसिड में इनकी कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ओल्फैक्टरी की डेफिनेशन कर लेंगे, सब्सटेंसेस दैट चेंज स्मेल इन एसिड और बेसिस, और इसके एग्जांपल तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इंडिकेटर्स के बारे में पूरा टेबल यहाँ पर दे दिया, इस टेबल को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बाकी इलैबोरेटेड वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, वहां से आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब चलता है बच्चों नया टॉपिक पीएच, ठीक है, पीएच क्या चीज है, पीएच क्या चीज है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू H प्लस आयंस, ठीक है, किसी भी चीज में कितने H प्लस आयंस हैं उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच। अब बात कर लेते हैं कि मैम ये पीएच है क्या चीज। देखो बच्चों, पीएच जो है, पीएच कुछ वैल्यूज होती हैं एसिड्स की और बेसिस की। अगर हम कहें ना कि भाई एसिड्स की पीएच कितनी होती है, तो एसिड की पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 7 से कम, 7 नहीं, 7 नहीं, ठीक है, एसिड्स की ये पीएच होती है। बेसिस की पीएच क्या होती है, लाइक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो पीएच कुछ वैल्यूज होती है जिससे जो एसिड्स को और बेसिस को हमने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, वो होती है पीएच। पीएच एग्जैक्टली क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन, ठीक है, मतलब अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल से आप क्या समझते हैं, जिस चीज में जितने H प्लस आयंस ज्यादा होंगे पीएच वैल्यू उसकी उतनी कम होगी। लाइक सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है, इनमें सबसे ज्यादा H प्लस आयन होंगे, क्योंकि एसिड्स में क्या होता है H प्लस आयन, जितने ज्यादा H प्लस आयन उतना बढ़िया एसिड, जितने ज्यादा H प्लस आयन उतना बढ़िया एसिड। अब ज्यादा H प्लस आयन है, बढ़िया एसिड है, पर वैल्यू कम है, तो इसलिए जो पीएच की वैल्यू होती है वो H प्लस आयन के रिवर्स होती है या इनवर्स होती है, आप ऐसा समझ लीजिए। अब बात आती है पीएच स्केल। ये स्केल जो है ये डेवलप किया गया था, अब आपकी बुक में साइंस मतलब जो है इनके साइंटिस्ट का नाम नहीं है, पहले था सोरेनसन थे साइंटिस्ट, ठीक है, उनका नाम था। उन्होंने एक स्केल डेवलप किया, उस स्केल पे 0 से लेकर 14 तक, ठीक है, जीरो से लेकर 14 तक वैल्यूज मेंशन थी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा गैप कम रह गया है, कम ज्यादा हो गया, ठीक है। तो उन्होंने एक स्केल डेवलप किया गया, वो स्केल हमें बताता था कि भाई इस स्केल पे जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज
बेसिक है। तो जितने भी 0 से लेकर यहाँ तक 7 से कम जितने भी चीजें हैं वो एसिडिक है, ठीक है, वो चीजें क्या है, एसिडिक है, ध्यान रखेंगे एसिडिक है। और जितने भी 8 के बाद चीजें हैं वो सारी क्या है, बेसिक है, वो सारी क्या है, बेसिक। अब 7 से इधर के साइड चले, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, देखो वैल्यू कम है, यहाँ से 8 क्या कहते हैं, 6 5 4 3 2 1, और अभी बताई थी जिसकी जितनी वैल्यू कम होगी, जिसकी जितनी पीएच कम होगी, यहां से आ जाते हैं, उसमें उतने ज्यादा H प्लस, और जितने ज्यादा H प्लस हो गए उतना ही बढ़िया एसिडिक वो होगा, उतना ही बढ़िया एसिडिक वो हो। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में आपका ये नहीं आएगा कि पीएच स्केल की वैल्यू बताइए, पीएच स्केल क्या होता है, बट पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। लाइक आपको 3 एसिड्स, आपको 3 सब्सटेंसेस दे दिए, आपको बोल दिया एक की पीएच 0 है, एक की पीएच 7 है और एक की पीएच 13 है। अब इसमें आप बताओ बेस कौन है, तो ये बेस होगा, 8 से ज्यादा वाले सारे बेस होते हैं, 7 से ज्यादा। 7 जो होता है बच्चों ध्यान रखना, ये न्यूट्रल होता है, या ना ये ना एसिड होता है ना ये बेस होता है, ये न्यूट्रल होता है। और 7 से जो कम वाले हैं ये एसिड है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है, अच्छा इसमें बताइए किसमें हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, तो इनमें H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन है, बहुत ज्यादा, यहाँ और ज्यादा कंसेंट्रेशन है, और स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेशन है क्योंकि स्टार्टिंग वाले सबसे ज्यादा एसिड है। यहाँ पर H प्लस बिल्कुल कम होते चले गए, OH माइनस बढ़ते चले गए, क्योंकि इधर क्या है, OH माइनस, ठीक है, इधर OH माइनस है, बेसिस में क्या होता है, OH माइनस, तो यहाँ H प्लस आयन तो कम कम होता जा रहा है, और बेसिस जो है OH माइनस बढ़ते जा रहे हैं। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, ये ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेंगे। pH is a value that shows how acidic or basic is a substance. pH एक ऐसी वैल्यू होती है जो ये बता देगी कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल, एक स्केल pH स्केल बनाया गया है जिसमें 0 से 14 तक मार्क है। ड्यू टू वाटर मिक्स्ड विद एसिड, अगर पानी वगैरह मिक्स कर दिया जाए एसिड या बेस में, ठीक है, solution of both acids as well as bases will certainly contain hydrogen molecule except acids will have more hydrogen ions as compared to bases। इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें बस ये बोला है, ठीक है, इसमें क्या बोला है मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ इसको आप छोड़ दीजिए। जैसे जैसे एसिड जो एग्जैक्टली आपका आता है एग्जाम में, जैसे ही एसिड या बेसिस में पानी मिलाया जाता है वो मैं बता देती हूँ, तो H प्लस आयंस की और बेसिस के जो है हम क्या बोलते हैं, ये डाइल्यूट हो गए, ठीक है, क्या हो गए, ये डाइल्यूट। इसमें जो H प्लस की और इसकी OH माइनस की जो कंसंट्रेशन होती है वो बच्चों कम हो जाती है, ठीक है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ कुछ मिसप्रिंट है उसको छोड़ दीजिए। तो जब आ गया है ना पेपर में, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड और बेस में अगर पानी मिलाया जाए तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर जो है उसका, ठीक है, कैरेक्टर तो बढ़ जाता है क्योंकि भाई वो डिसोशिएट हो गए, लेकिन वो डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट मतलब उनकी कंसंट्रेशन कम मानी जाती है, H प्लस आयन की और बेसिस में OH माइनस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। अब आ जाता है पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पीएच स्केल के बारे में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखनी है। इसमें जो है पीएच स्केल में बताया गया है, जैसे बैटरी है, ठीक है, बैटरी में जो एसिड पाया जाता है बच्चों उसकी पीएच 0 होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो हमारे स्टमक में एसिड है, ठीक है, उसकी पीएच 1 हो गई, ठीक है, लेमन में 2 हो गई और टमाटोज में 3 हो गई। तो इसी तरीके से सब चीज में एसिड या बेस कितने कैरेक्टर में है उनकी वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। इनको आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, एग्जाम में पेपर में आ जाता है, ठीक है, पेपर में आ जाता है, ठीक है, पेपर में आ जाता है। यहाँ पर मैंने साथ में इंडिकेटर्स के कलर्स भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, किस वाली वैल्यू पर कौन सा कलर होता है, ठीक है। अगर हम इंडिकेटर्स वगैरह पीएच स्केल को सबको कंबाइन करें तो कौन सी पीएच पर कौन सा कलर देता है, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर। तो ध्यान रखना, जो बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें होती हैं तो पीएच स्केल में उनको रेड से बताया जाता है, ठीक है, पीएच स्केल में उनको रेड से बताया जाता है। जो न्यूट्रल चीजें होती हैं, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, ये वाला न्यूट्रल है, इसको मिल्क को यहाँ पे इसको येलोइश कर लेना, ठीक है, येलो ग्रीन का मिक्स कर लेना, ठीक है, इसको, ये बेसिकली पूरा ग्रीन है। जो पूरी ग्रीन चीजें होती हैं अच्छे तरीके से वो न्यूट्रल चीजें होती हैं, वो न्यूट्रल चीजें होती हैं, ठीक है,
न्यूट्रल। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कलर जो है बेसिस के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक कलर होता है, सबसे ज्यादा बेसिक कलर। इसको थोड़ा सा कलर्स अपने याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ जैसे बैटरी का आ जाएगा एग्जाम में, लेमन का भी आ जाता है कई बार, तो क्या सोप का आ जाता है, तो इनका थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये एक अच्छा खासा टॉपिक है जो एग्जाम में बढ़िया मार्क्स का आ जाता है। अभी लास्ट वाली स्लाइड में जो मैं कलर की बात कर रही थी वहां पर मैंने इसीलिए इसको मेंशन नहीं किया क्योंकि ये आगे टॉपिक आने वाला था। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर देखो क्या चीज होती है। अभी हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं जिसमें हमने फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक इंडिकेटर बनाया गया है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक इंडिकेटर बनाया गया है जिससे सब चीज का पता चल जाता है, कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेसिक है, कौन सी कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सी कितनी वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक है बच्चों, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन भी एग्जाम में आती है, और जो भी मैंने पीछे आपको कलर भी याद कराए हैं वो कलर भी सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग भी याद कर लें और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के अकॉर्डिंग भी याद कर लें। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका लास्ट वाली स्लाइड से भी तैयार हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, या आप डाइज का भी कह सकते हो। ठीक है, और डाइज दैट गिव, यहां से बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे इस टॉपिक को, दैट गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच, अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर देते हैं, जो अभी हमने बात की है, अलग अलग पीएच पर अलग अलग। ठीक है, ये वाला स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आप रेड करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रेड करिएगा, यहाँ पर इसको हल्का रेड कर देना। ठीक है, ये वाला लाइट रेड करना, ये बिल्कुल डार्क रेड करना, बिल्कुल डार्क रेड। ठीक है, तो अच्छा बैटरीज वगैरह में जो यूज होता है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वीक एसिड्स के कलर हो गए, जैसे लेमन जूस वगैरह हो गया। मिल्क में भी एसिड होता है, याद रखना, अभी आएगा आगे कितनी वैल्यूज होती है, क्या क्या उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी पीएच से रिलेटेड, जो पेपर में मतलब हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। बेसिस के कलर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर से तैयार कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो एक नंबर का क्यों ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है। ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में, एक एक करके पढ़ते हैं। ब्लड एंड आर बॉडी फंक्शंस बिटवीन पीएच रेंज 7.0 टू 7.8। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए पीएच कितनी चाहिए, 7.8 से 70 से 7.0 से 7.8 तक। लिविंग बींग्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो पीएच रेंज, मतलब इसी पीएच रेंज के आसपास में हम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज हमारी जो है, ठीक है, दिक्कत होने लगती है। ठीक है, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ब्लड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, अब रेन वाटर की आपसे पूछा जाता है कि एसिड रेन की पीएच क्या होती है। एसिड, देखिए अगर फ्रेश वाटर होगा, बिल्कुल न्यूट्रल वाटर होगा, तो 7 अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ग्रीन कलर में। ठीक है, कि अगर पानी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ठीक है, पानी तो न्यूट्रल होता है, तो उसकी जो पीएच क्या होती है बच्चों, वो 7 होती है, जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है। लेकिन जब बारिश आती है, स्काई से गिरती है, तो उसमें कुछ गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ध्यान रखना, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें मिक्स हो जाती है तो एसिडिक बना देती है रेन को। क्या बना देती है रेन को, एसिडिक बना देती है। और जैसे ही रेन एसिडिक बनती है तो उसकी जो है पीएच जो है कम हो जाएगी, 5.6। ध्यान रखना, चीज जितनी जितनी पीएच कम होती जाएगी, चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होती जाएगी। अब रेन वाटर 7 से 5.6 पे आ गया, मतलब वो एसिडिक हो गया। ध्यान रखना, एसिडिक हो गया। ठीक है, एसिड रेन के डिसएडवांटेजेस सबको पता है, पूरी एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाएगी, हमारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। ठीक है, अगर शुरू शुरू में हम एसिड रेन में हम भी बाहर निकले, हमारी स्किन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस है। अब सॉइल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। समटाइम्स ड्यू टू लो पीएच, कभी कभी लो पीएच का मतलब क्या हो गया, सॉइल कैसी हो गई, एसिडिक हो गई। सॉइल कैसी होगी, एसिडिक हो गई, क्योंकि जितनी लो पीएच उतनी एसिडिक चीज हो गई। तो समटाइम्स ड्यू टू लो पीएच की वजह से द वैल्यू ऑफ सॉइल ड्यू टू सम रीजंस और ड्यू टू एसिड रेन दिस लैंड डज नॉट गिव गुड यील्ड। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि
इस पे आप यहाँ पर ये मेंशन करना, समटाइम्स ड्यू टू लो पीएच द वैल्यू ऑफ सॉइल डिग्रेड्स, यानी कि जो वैल्यू है सॉइल की, यानी कि जो हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है, उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है ड्यू टू एसिड रेन। ज्यादातर कब सॉइल में एसिडिटी बढ़ती है, जब उसके ऊपर एसिड रेन गिरती है, ठीक है। अब हमारे जो प्लांट्स वगैरह को है, इसलिए ईल्ड का मतलब होता है उपज जो है वो अच्छी नहीं हो पाती, बिकॉज प्लांट्स नीड अ स्पेसिफिक पीएच। हमारे प्लांट्स को, जैसे हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ऐसे प्लांट्स को भी एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए। ये नहीं कि ज्यादा पीएच हो गई, एसिडिटी बढ़ गई तो प्लांट्स कैसे काम कर जाएंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन द एसिडिक प्रॉपर्टी इन द सॉइल द प्लांट्स आर हार्म्ड। प्लांट्स जो है, क्रॉप जो है खराब हो जाती है, ठीक है। जैसे एसिड रेन जो सॉइल पर पड़ी तो उसने एसिडिक बना दिया, प्लांट्स खराब हो गए। अब उसके लिए पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो फार्मर है वो क्या करता है, तो फार्मर जो है उसमें चॉक पाउडर या तो ऐड कर देता है सॉल्ट में, या फिर लाइम ऐड कर देता है, ठीक है, या फिर लाइम वाटर बोल दो, या फिर लाइम, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीजें ऐड कर देता है, ये चॉक पाउडर, ठीक है। तो ये सारी चीजें या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर चॉक पाउडर, ये सब चीजें ऐड कर देता है। तो इसको ध्यान रखना, इज एडेड टू द सॉइल सो दैट बाय एलिमिनेटिंग इट्स एसिडिटी। अब ये जो है बेस है, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, बेसिक होती है, ठीक है। ये सॉल्ट भी बच्चे बेसिक होता है, ठीक है, ये होता है सॉल्ट पर ये बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो या तो चॉक पाउडर डालते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है, घुमा के आता है, ध्यान रखना, अ फार्मर इज एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर अ फार्मर इज एडिंग चॉक पाउडर टू हिज क्रॉप्स, टू हिज सॉइल, व्हाई। तो क्वेश्चन आता है टू ट्रीट द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, आंसर आ जाएगा टू ट्रीट, ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, टू ट्रीट द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, वेट, टू ट्रीट द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। पेपर को ध्यान से अच्छे से करके आएंगे, समझ के करके आएंगे, उनको तुम्हारी ग्रामर से कोई मतलब नहीं है कि आपकी ग्रामर अच्छी है या नहीं है, आप आंसर समझा के अच्छी तरीके से कि द फार्मर इज एडिंग chalk powder or calcium hydroxide to the soil to treat its acidity because the soil might be acidic। जो soil है वो acidic हो सकती है, इस वजह से वो ये काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। डाइजेशन ऑफ फूड में ध्यान रखना, ठीक है, पीएच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन आर स्टमक। हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, उसकी पीएच जो है, ठीक है, इतनी होनी चाहिए लगभग, जिससे कि हमारी बॉडी में नॉर्मली वर्क हो सके, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की पीएच होती है नॉर्मली, जो वर्क हो सके। इस केस में कई बार क्या होता है, अगर पीएच इससे ज्यादा है, ठीक है, अगर बच्चों पीएच इससे ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर कम है, ध्यान रखना, पीएच ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, पीएच कम होगी तो, ठीक है, और पीएच कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो दोनों केस में, एक केस को बोलते हैं हाइपो एसिडिटी, एक को बोलते हैं हाइपर एसिडिटी, एक को बोलते हैं हाइपो एसिडिटी, एक को बोलते हैं, इसमें एसिड जितना चाहिए बॉडी में उतना नहीं बन पा रहा है, और इसमें एक्सेस, इसमें ज्यादा एसिड बन पा रहा है, इसमें ज्यादा एसिड बन पा रहा है। ध्यान रखना, पीएच एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ज्यादा एसिड बन रहा है तो पीएच कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा एसिड बन रहा है तो पीएच फॉल हो गई है, फॉल हो गई है, जितनी कम पीएच है उतनी ज्यादा एसिडिटी हो रही है, ध्यान रखना। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि पीएच की जितनी कम पीएच होती जाएगी, पीएच ये है, ये है, ये है, जितनी छोटी पीएच होती जाएगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस केस में, ठीक है, अगर एसिडिटी आपके पेट में कम बन रहा है एसिड तो भी नुकसान है, तो हमें लेमन वगैरह, विनेगर वगैरह दिया जाता है, ठीक है। और एसिड अगर ज्यादा बन रहा है तो फिर बेस दिया जाता है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए बेस या कोई एंटासिड दिया जाता है, कोई एसिडिटी की दवाई दी जाती है जिसमें बेस हो, ये ध्यान रखने का। पेपर में एंटासिड्स आए, ठीक है, मैंने अभी समझा भी दिया है एंटासिड्स क्या होते हैं। तो एंटासिड्स जो है ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, एंटी एसिड्स भी मान सकते हैं, यानी कि ऑपोजिट होते हैं एसिड्स के। एंटासिड्स आर वीक बेसिस, वीक बेसिस होते हैं दैट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड, ठीक है, जो एसिड का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। ये कुछ है जो आपको ध्यान रखने हैं, ये कुछ है जो आपको एंटासिड्स ध्यान रखनी है। टूथ के बारे में ध्यान रखेंगे, दांतों की, जो हमारे मुंह की जो पीएच होती है बच्चों, वो 5.5 है, और जैसे ही फॉल बिलो, अगर 5.5 से वैल्यू कम हो गई, जैसे 5 रह गई
या फिर 4 हो गई, तो इसका मतलब हमारे माउथ में बहुत ज्यादा एसिड बनने लग गया है, हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी जो दांत की ऊपर वाली परत है, इनेमल जिसको कहा जाता है, वो खराब होने लग जाती है, वो खराब होने लग जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट जो होते हैं बच्चे वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में। ठीक है, टूथपेस्ट पेपर में आता है क्वेश्चन कि व्हाई डू वी यूज टूथपेस्ट, बिकॉज टूथपेस्ट आर अल्कलाइन या फिर दे कंटेन बेसिस। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं वो, दे कंटेन बेसिस। यहाँ पर ये रहा, द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग टूथपेस्ट, बिकॉज यहाँ पे लिखा जाए बिकॉज टूथपेस्ट कंटेन बेस। ठीक है, वो बेस कंटेन करता है। ठीक है, इससे ये सारी आपकी डेंटल कैरीज जो है आपकी सारी की सारी वो प्रिवेंट हो जाती है। यानी कि अगर आप टूथपेस्ट रेगुलर करते हो तो आप माउथ के एसिडिक कैरेक्टर को कम कर रहे हो। ठीक है, माउथ के एसिडिक कैरेक्टर को कम कर रहे हो। ये सारा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है टूथ डिके। अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक आपका चल गया सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चों, सॉल्ट्स आर द सब्सटेंसेस दैट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। सॉल्ट्स जो हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शंस एसिड और बेसिस की रिएक्शन के बाद, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, वो सॉल्ट्स होते हैं। एग्जाम में ये ही 4 सॉल्ट बार बार आ जाते हैं पूछने में, जिसमें ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हर बार पूछेंगे तो इसको सबसे ज्यादा पूछते हैं कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है यानी कि जो खाने वाला नमक है वो कैसे बेस और कैसे एसिड से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, इसीलिए न्यूट्रल है, ना तो ये एसिडिक सॉल्ट रहा ना ये बेसिक सॉल्ट रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है तो कैसा सॉल्ट बनेगा, तो जो चीज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा। पेपर में आ जाता है वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वैसा ही सॉल्ट बनेगा, और वीक बेस है और वीक एसिड है तो न्यूट्रल सॉल्ट है। ये अच्छे से याद कर लेना, फिर से समझा देती हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल मतलब हम खा सकते हैं, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। अब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और बेस के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, तो क्योंकि एसिडिक स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कैरेक्टर, तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। कुछ सॉल्ट एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक होते हैं, कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये नहीं है, ये एग्जाम्पल तो सही है आपका। ठीक है, यहाँ पे गलत मार्क लग गया तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये बहुत अच्छे से, मतलब ये वाला तो मस्ट है बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन। अब कुछ सॉल्ट्स जो है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, उन सॉल्ट्स को कर लेते हैं। ये सॉल्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे, इनमें से एक ना एक सॉल्ट आएगा। यहाँ पर मैं चैप्टर को जब आगे कंटिन्यू करा रही हूँ, ठीक है, सारे सॉल्ट्स फिर से करा रही हूँ। एक सॉल्ट्स की स्पेशली अगर आपको पूरा चैप्टर आता है और आपको सिर्फ सॉल्ट्स करने हैं तो उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें सिर्फ सारे सॉल्ट्स मैंने करवाए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और उन सॉल्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में ये वीडियो है, क्योंकि सॉल्ट से क्वेश्चन आना तो मस्ट है। ठीक है, आता ही आता है। चलिए जो कॉमन सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर कुछ ऐसे सॉल्ट्स पढ़ेंगे जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, ठीक है, सी वाटर कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, मेजॉरिटी बीइंग सोडियम क्लोराइड, यानी कि सी में से भी सोडियम क्लोराइड हमें, ठीक है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से मिल जाता है। सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, ठीक है, रॉक्स वगैरह से जो मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमें सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, बाकी HCl से और NaHCl से और NaOH से सॉल्ट बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, वो NaCl, वो भी इस तरीके से भी सॉल्ट ऑब्टेन कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स हम कुछ पढ़ेंगे आगे जो सॉल्ट से बनते हैं, कॉमन सॉल्ट से, जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला नहीं है इसमें, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये दोनों, ये सारे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इनको तैयार करेंगे। 5 सॉल्ट्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं बच्चों, जिसमें 3 सॉल्ट्स जो हैं ये Na से बनेंगे, NaCl से बनेंगे, और यहाँ पर एक ये हो गया और एक POP है। ठीक है, 5 सॉल्ट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, तो उनको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे एग्जाम के लिए। अलग से वीडियो भी है जिनसे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, वो उस वीडियो में मैंने
बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर मैं इसको कराऊंगी ही कराऊंगी पूरा। देखिए सबसे पहला सॉल्ट जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज कास्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं जल्दी में, कॉस्टिक सोडा। बेसिकली जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो कॉस्टिक है, अदरवाइज नॉर्मली बोलने में कास्टिक सोडा बोल देते हैं। जो इसका नेम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड फॉर्मूला इज NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हाउ इज इट इज मेड, कैसे वो मतलब बनता है, ठीक है, हाउ इट इज मेड, ये कैसे बनता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्ट वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कंसंट्रेटेड लिखना आप इसमें, ठीक है, कंसंट्रेटेड salt water called brine। पेपर में क्वेश्चन है व्हाट इज ब्राइन, तो दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। इस लाइन का मतलब क्या है, चलो अभी करते हैं आगे, पहले मतलब समझ लेते हैं कि ब्राइन क्या होता है। देखिए बच्चों पानी है, पानी में आपने 1 चम्मच सॉल्ट मिलाया, 2 मिलाया, 3 मिलाया, 4 मिलाया, इतना सॉल्ट मिला दो कि फाइनली ये घुलना डिजोल्व होना ही बंद हो जाए, उसको हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, ब्राइन, ठीक है। तो एक्वस मतलब पानी मिला हुआ, एंड कंसंट्रेटेड यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट, एक्वस एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट या फिर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। अब जब इस ब्राइन में को इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है इस ब्राइन में से, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन बोल दो, या व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, देन क्या क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी कि कॉस्टिक सोडा जो हमें चाहिए, क्लोरीन बनता है एंड वाटर बनता है, क्लोरीन बनता है एंड वाटर बनता है। ये आपकी हो गई मैन्युफैक्चर या प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, कॉस्टिक सोडा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो इसमें क्लोरीन बन गई, बिकॉज क्लोरीन इज प्रोड्यूस एंड एन अल्कली इज प्रोड्यूस। अल्कली क्या होते थे अभी हमने बात की थी, जल्दी से आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताइए अल्कली क्या होती थी। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली, यानी कि बेस जो बना वो वाटर सोल्यूबल है तो अल्कली भी बना, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इसमें जो चीजें बनी है, ठीक है, उनका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि क्या क्या चीजें बनी है और उनका आपको यूजेस यहाँ से आप तैयार कर लेना किस चीज में यूज होती है, ठीक है, क्लोरीन किस चीज में यूज होता है, ठीक है, NaOH सोप डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कुछ देर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में थोड़ा सा रुक के पढ़ाऊंगी। चलो ब्लीचिंग पाउडर आपको कराई देती हूँ, साथ में जो जो आता जा रहा है उसको करा देते हैं। देखिए बच्चों ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको जो नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये Na वाला नहीं है, कैल्शियम का सॉल्ट है, बट ये बीच में स्लाइड आ गई है तो मैं इसको भी तैयार करा देती हूँ। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा इसका नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। बेसिकली आपके एग्जाम में ये वाला नाम आता है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला इसका अच्छी तरीके से, दूसरा फॉर्मूला इसका ये हो गया, दोनों फॉर्मूले इसके तैयार करेंगे, ये पेपर में हमेशा आता है। हाउ इट्स मेड, कैसे बनता है ये, क्लोरीन इज, ठीक है, क्लोरीन प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ कास्टिक सोडा, यानी कि जो कास्टिक सोडा में क्लोरीन प्रोड्यूस हुई। आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लिखना है, व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइन, बस इसको, ठीक है, आप यहाँ पर ये इतना इलेबोरेटेड करके मत लिखिएगा, इतने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ आपको वो लिखना है, व्हेन chlorine is passed passed over when chlorine is passed over dry slaked lime, स्लेक्ड लाइम क्या बताया था बच्चों आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। जब उस पर क्लोरीन पास कराई गई तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बना और वाटर निकल जाएगा। ब्लीचिंग, ठीक है, इसको लर्न हो गया, अच्छे से लर्न कर लेंगे अभी के अभी। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस आपको अच्छे से तैयार कर लेने, क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है, वूल को अनश्रिंकेबल करता है यानी कि सिकुड़ने नहीं देता, कुछ ऐसा इसके अंदर इंग्रेडिएंट मिलाकर इसको यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कि जर्म्स को किल करने के लिए क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ब्लीचिंग कॉटन लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। तो पेपर में एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट ना के पूछ लेंगे, अ कंपाउंड एक्स इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग,
ठीक है, फॉर ब्लीचिंग बोल देंगे, या फिर बोल देंगे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, हाउ इट इज प्रोड्यूस, व्हाट इज दैट कंपाउंड। वो कंपाउंड क्या है, वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या फिर ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर बोल देंगे कि वो कंपाउंड क्या है, उसका केमिकल नेम बताइए। तो आपको ब्लीचिंग पाउडर भी बताना पड़ेगा, उसका केमिकल नेम भी बताना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बताना पड़ेगा, उसकी मैन्युफैक्चर भी बतानी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में भी करके ये लोग दे देते हैं एग्जाम में बहुत बार। अब आ जाते हैं बेकिंग सोडा की तरफ। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। कैसे प्रोड्यूस होगा, ध्यान रखेंगे, इट इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया। ये चारों चीज को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सारी चीजों को रिएक्ट करा के ये बन जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि आपका क्या बन गया, ये बेकिंग सोडा। क्या बन गया बच्चों, ये बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा इस तरीके से बनता है। बेकिंग सोडा के यूजेस बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में, कुकिंग वगैरह में। ठीक है, कुकिंग वगैरह में बेकिंग सोडा। अब यहाँ से पेपर में अलग से क्वेश्चन बन के आता है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बच्चों, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या है कि व्हेन टार्टरिक इज एसिड इज, एक टार्टरिक एसिड होता है, जब जब वो ऐड कर दिया जाता है बेकिंग सोडा में, तो आप इसको पेपर में करके आ जाएंगे, व्हेन टार्टरिक एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड, टार्टरिक टार्टरिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है, ऐड किया जाता है, तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा पेपर में कि व्हाई बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन बेकिंग केक्स एंड ब्रेड्स बट नॉट बेकिंग सोडा। ये ध्यान रखेंगे, केक्स और ब्रेड्स में बेकिंग पाउडर यूज होता है, बेकिंग सोडा यूज नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेकिंग सोडा जो है वो बिटर टेस्ट देता है केक को और ब्रेड्स वगैरह को, इट गिव्स बिटर टेस्ट, वाइल बेकिंग पाउडर गिव्स प्लेजेंट टेस्ट। बेकिंग पाउडर जो है वो प्लेजेंट टेस्ट देता है, प्लेजेंट टेस्ट देता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि वो जो प्लेजेंट टेस्ट है मैम वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। देखिए अब ध्यान रखना, जब बेकिंग पाउडर को पानी में ऐड करेंगे, when baking powder is added to water then a salt is formed that is called sodium tartrate। एक सोडियम टार्टरेट सोल्ट बनता है, टार्टरेट। ठीक है, ठीक है, जब बेकिंग पाउडर पानी में मिलता है, बेकिंग सोडा से ये नहीं मिलेगा। ठीक है, बेकिंग सोडा से ये नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो टार्टरिक एसिड है ही नहीं। जब टार्टरिक एसिड नहीं है तो टार्टरेट कहाँ से आएगा। ठीक है, तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज एडेड टू वाटर, जब बेकिंग पाउडर को वाटर में ऐड करते हैं, देन अ सॉल्ट इज फॉर्म सोडियम टार्टरेट। ऐसे लिख लो आप एक लाइन में, देन अ सॉल्ट इज फॉर्म सोडियम टार्टरेट विच गिव्स प्लेजेंट टेस्ट, जो प्लेजेंट टेस्ट देता है हमारे केक्स और ब्रेड्स को। ठीक है, और इसमें से जो CO2 निकलेगी, ठीक है, इसमें जो CO2 निकल के आती है वो केक्स और ब्रेड्स को जो है फ्लफी बनाती है। बाकी आपका जो पेपर में आता है वो बेसिकली आता है कि मतलब जो इसका टेस्ट कैसे प्लेजेंट बन गया। ठीक है, क्यों बन जाता है। वॉशिंग सोडा आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसको सोडियम हाइड्रोजन, ये इसको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका नाम होता है, या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, दोनों नाम होते हैं। कैसे प्रिपेयर होता है, देखिए पहले जो फर्स्ट स्टेप में, तो बच्चों इसका ये फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। फर्स्ट स्टेप जो आपने अभी किया है बेकिंग सोडा बनाने के लिए, फर्स्ट स्टेप तो वो आपको एग्जाम में एज इट इज लिख के आना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको एग्जाम में एज इट इज लिख के आना है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, बेकिंग सोडा कैसे बनाया गया। अब इस बेकिंग सोडा, ये जो बन के आया बेकिंग सोडा, इसमें हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया। ठीक है, ठीक है, वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको सिंपली आप लिख सकते हो बेकिंग सोडा को हीट किया गया। जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ से ये H हट जाएगा। ठीक है, ये किसी फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये किसी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये जो बच जाएगा, ठीक है, ये जो बच जाएगा इसके दो नाम होते हैं बच्चों। इसको आप बोलेंगे सोडियम ड्राई सोडियम कार्बोनेट, ड्राई सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको आप बोलेंगे सोडा ऐश। पेपर में अगर सोडा ऐश आपको आ गई कि सोडा ऐश क्या होती है, तो आप बोलोगे व्हेन बेकिंग
सोडा इज हीटेड देन वी गेट सोडा ऐश। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप तो में तो हमें आपको लिख के आना है बेकिंग सोडा कैसे बना, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, बस उस रिएक्शन को एज इट इज लिख देना, जो इक्वेशन है उसको एज इट इज। सेकेंड रिएक्शन आप ये लिख के आना, ठीक है, कि जो सोडियम जो बेकिंग सोडा बना था उसको हीट किया गया तो ये बन गया। अब ये जो सोडा ऐश बनी उसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, यानी कि उसमें पानी के क्रिस्टल्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, पानी ऐड नहीं किया जाता, पानी के क्रिस्टल्स। ठीक है, ध्यान रखना, इनको इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे टॉपिक आने वाला है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड किया गया तो इसको हाइड्रेटेड बना दिया। अब ये जो आपका बन के आया, ये बन के आया आपका वॉशिंग सोडा। पेपर में आप पूछोगे मैम क्या क्या करके आना है, फर्स्ट स्टेप में आपको बेकिंग सोडा वाली रिएक्शन करके आनी है जो हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी है, लास्ट स्लाइड में पढ़ी है ना हमने अभी, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, फर्स्ट में आपको वो लिख के आनी है। सेकंड में आपको ये वाली रिएक्शन लिख के आनी है, ये वाली मैं मार्क कर देती हूँ ग्रीन से। सेकंड में आपको ये रिएक्शन लिख के आनी है और थर्ड में आपको ये रिएक्शन लिख के आनी है। ये आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है वॉशिंग सोडा की। यहाँ पर आपके यूजेस आ गए, क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में बोरेक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स वाला बहुत ज्यादा। ठीक है, सोप इंडस्ट्री सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट वाले। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए कौन क्या यूज होता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा अच्छे से याद कर लेंगे, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसमें भी एक्स वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक एक्स कंपाउंड है जो रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को, वो क्या है, उसकी प्रिपरेशन बताइए, उसका कॉमन नेम बताइए, उसका केमिकल नेम बताइए। तो इसमें पूरा आपको तैयार करके जाना है। लास्ट आपका यहाँ पर बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, इसे हेमीहाइड्रेट कर लेंगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि, और दूसरा नाम इसका क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। हाफ हाइड्रेट भी बोल सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट और हाफ इसमें हाइड्रेट, यानी कि वाटर है ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आधा। अब इसकी जो बारे में याद कर लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड, पीओपी भी कहते हैं, बाय हीटिंग जिप्सम। अब ये जिप्सम क्या है, ये है कैल्शियम सल्फेट डॉट टू, मतलब इसको डाईहाइड्रेट बोल दोगे, फॉर्मूले में तो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, बट इसको जिप्सम क्या होता है बच्चों, जिप्सम को आप बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट ये होता है जिप्सम। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट किया जाता है, 373 केल्विन पर, रट लेना, याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर हीट किया जाता है। तो यहां से इसको छोड़ दीजिए, इसको लिखिए 3/4। 3/4 मोलिक्यूल जो है पानी, ठीक है, वो तो निकल जाता है। ठीक है बच्चों, इसको 3/4 भी नहीं, आप इसको लिखिए 1.5 मॉलिक्यूल, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रहेगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ से, और इसको आप लिखो 1.5 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर मैं येलो से मार्क कर देती हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा सा कहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाँ इसको छोड़ दो। ठीक है, जैसे ही 373 डिग्री केल्विन पर, 373 केल्विन पर हमने जिप्सम को हीट किया, किसको हीट किया, जिप्सम को हीट किया, तो जो 1.5 मोलिक्यूल यानी कि 1.5 मोलिक्यूल पानी का है वो तो उड़ जाता है दो में से। ठीक है, दो थे ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितने मोलिक्यूल्स हैं वाटर के, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इतने। और यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि 1.5 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल उड़ गया। जब दो में से 1.5 मॉलिक्यूल उड़ गया तो कितना बच गया, हाफ मॉलिक्यूल। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल। इतने डिग्री पर आप इसको हीट करेंगे तो ये काम होगा यहाँ पर, और ये क्या बन के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा, पीओपी। क्या निकल के आ जाएगा, पीओपी। बहुत सिंपल है, when gypsum is heated at 373 Kelvin, then 1.5 molecule of water evaporates and POP is manufactured या फिर POP is formed। इस तरीके से POP के सारे यूजेस अच्छे से कर लेंगे। POP के सबसे ज्यादा तो है आपका मोल्ड्स, स्टैचूज बनाने में, और क्या कहते हैं, एक आएगा इसमें फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर का कहीं आ जाएगा, फ्रैक्चर का, एक मिनट रुकिए मैं देख पे। ठीक है, एक आ जाएगा फ्रैक्चर का, ठीक है, बोन फ्रैक्चर। ठीक है, बोन फ्रैक्चर।
सीलिंग पर डिजाइन, ठीक है, सीलिंग पर डिजाइन बनाने के लिए पीओपी यूज होता है। तो ये कुछ यूजेस के अकॉर्डिंग, पता है बच्चों यूजेस क्यों याद करते हैं पेपर में, कभी कभी तो डायरेक्ट आ जाता है राइट टू यूजेस, लेकिन कभी कभी यूजेस को एज अ हिंट देते हैं वो एग्जाम में। अगर आपको कंपाउंड का पता भी नहीं चल रहा हो ना, तो यूजेस से आपको पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो इस उसके बारे में ये बात करें, तो एक्स वाई वाले आंसर आप इजीली दे पाते हैं। यहाँ पर आपका पीओपी हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, वाई पीओपी इज स्टोर्ड, वाई पीओपी इज स्टोर्ड, वाई पीओपी इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। पीओपी जो है बच्चों मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में ही स्टोर होता है। क्यों होता है, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर क्या था, पीओ हमने ले लिया ये पीओपी, ठीक है, पीओपी, ठीक है, हमने क्या ले लिया ये पीओपी। अब पीओपी को अगर हमने मॉइस्चर वाले कंटेनर, मॉइस्चर प्रूफ वाले कंटेनर में नहीं रखा और मॉइस्चर वाले कंटेनर में रख दिया, मतलब जिसमें कि पानी की कुछ बूंदे हो या थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो, तो जब ये हाफ मॉलिक्यूल तो था ही पीओपी में, अगर उसको दोबारा से 1.5 मॉलिक्यूल अपना वापस मिल जाए, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, जिप्सम। दोबारा से क्या बन जाएगा, जिप्सम। और जिप्सम होता है बच्चों बड़ा हार्ड मास, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड मास, जो किसी काम में नहीं आ सकता, ठीक है, ना इससे वास बन सकता है, ठीक है, ना इससे कोई टॉय बन सकता है, ना इससे फ्रैक्चर ठीक हो सकते हैं, मतलब फ्रैक्चर्ड बोन पे भी नहीं लगा सकते हैं। तो व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी, या फिर व्हेन पीओपी गेट्स मॉइस्चर, जिस लैंग्वेज में भी आपका क्वेश्चन है उस लैंग्वेज में आपको बनाना है कि व्हेन पीओपी गेट्स मॉइस्चर देन इट बिकम्स हार्ड मास जिप्सम। और ये अब आपको रिएक्शन लिख के आ जानी है आपकी एग्जाम में, ठीक है, ये आपको रिएक्शन लिख के आ जानी है। ये आपका हो गया पीओपी यहाँ पर कंप्लीट। लास्ट छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक पर बचा हुआ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप पानी नहीं समझेंगे, ये समझ लीजिए एक तरीके से पानी के क्रिस्टल्स। ये क्या होता है, जो भी हमारा सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे सॉल्ट होते हैं उनके कुछ ना इस तरीके से पैटर्न होता है, कुछ यहाँ पे कहीं कहीं ना गैप होता है, उस गैप को फिल करने के लिए जो पानी यूज होता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, यानी कि जो कोई भी क्रिस्टल्स है, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का वो पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि पानी मिला दिया तो गीले हो गए, उस स्ट्रक्चर का वो पार्ट होते हैं। उस पार्ट से उसको जो पूरा कंपाउंड है उसको शेप भी मिलती है, उसको कलर भी मिलता है, ठीक है। तो द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर उस पार्ट को हटा दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर या इसके कलर में कुछ गड़बड़ाहट हो जाती है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के डेफिनेशन पता होना चाहिए, द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिन सॉल्ट्स में, जैसे अभी पीओपी में हाफ मॉलिक्यूल था, पीओपी में हाफ मॉलिक्यूल था, ठीक है, जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो ये सब हाइड्रेटेड सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट जो है बच्चों, जो उसका एक्चुअल में ब्लू कलर है, वो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत सारे काम करता है, ये नहीं कि उसको गीला करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बहुत सारे काम होते हैं, कलर देना, शेप देना, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का याद रखेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे उसको ब्लू कलर मिलता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो भी हमने वॉशिंग सोडा पढ़ा था, ठीक है, क्रिस्टल्स बना देता है वो उसको, तो ये सारे आप याद रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स जो, ठीक है, जिसमें 2 होता है, ये जिप्सम बन जाता है, ठीक है, जिप्सम है ये, जिप्सम। तो ये ध्यान रखना। और जिन सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है, जैसे कि हम हीट करके उसको उड़ा दें, उनको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट्स, मतलब उनमें जरा सा भी पानी नहीं है, जरा सा भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। और अगर उनमें से उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाता है, नोट कर लेंगे अभी, तो इसका ब्लू कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये व्हाइट रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, ये व्हाइट रह जाएगा, ठीक है, इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा, ध्यान रखना। बहुत सारे सॉल्ट जो है अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कर लेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी करा दिया है मैंने, ऑलमोस्ट आपके, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा चैप्टर आपका हो गया है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं
वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपके करा दिए हैं इसमें, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हो गए हैं। एक्टिविटीज के लिए अलग से वीडियो है, अगर इसी में वीडियो में कराती तो ये 3-4 घंटे की वीडियो हो जाती, ठीक है बच्चों। तो एक्टिविटीज के लिए अलग से वीडियो है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। शेयर और लाइक करना ना भूलें बच्चों, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स के और साइंस के सभी के वन शॉट में 1 बाय 1 यहाँ पर लाने वाले हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पिक भी बना दी है आपकी कि किस तरीके से ये गैप्स फिल करते हैं, ठीक है। जैसे ये किसी चीज का क्रिस्टल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो छोटे 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 बूंदे दिखाई दे रही है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो इन गैप्स को फिल करता है, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे के सारे वन शॉट्स आएंगे सभी चैप्टर्स के, मैथ्स के और साइंस के, PYQs, CBSE के सैंपल पेपर्स, ठीक है। सब कुछ 1 बाय 1 धीरे धीरे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी, ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना, 3 या 4 डेज के गैप में आपके चैप्टर्स आते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।